हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 141 के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड ओवरव्यू। इसमें हम 10 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड फ्रेमवर्क ऑफ द RTI एक्ट 2005, थर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, फोर्थ एप्लीकेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, फिफ्थ अथॉरिटीज अंडर द RTI एक्ट, सिक्स्थ इन्फोर्समेंट ऑफ RTI अंडर द एक्ट, सेवेंथ डेजिग्नेशन ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स, एट्थ एग्जेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी में कुछ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट, नॉन डिस्क्लोजर कॉज, सेकंड एक्सेप्शन अंडर द सेकंड शेड्यूल, थर्ड एक्सेप्शन अंडर द सेक्शन 9, नाइन्थ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द RTI एक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट द RTI एक्ट रेट्रोसेप्टिक इफेक्ट। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, हमारा जो 2005 का जो RTI एक्ट है, उससे पहले हमारा एक एक्ट आया था 2002 में, जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। पर ये क्या है, ये लागू ही नहीं हुआ ये एक्ट। ठीक है, इसको हमने हटा के कौन सा एक्ट हमने लाया है, हमने 12 अक्टूबर 2005 को RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, जिसके अंदर हमारी सेंटर और स्टेट लेवल की दोनों के काम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ द RTI एक्ट 2005। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 कंटेन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इट स्टेट्स that act may be called the right to information act. This act came into operation 12 अक्टूबर 2005। देखो, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो 2005 में आया था। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, जो कि हमारी पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 12 मई 2005 को। ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट के साइन हुए थे 15 जून 2005 को। उसके बाद क्या था, ये एक्ट क्या था, इम्प्लीमेंट हो गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 2F, मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो, मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में, कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसको प्रिंट में भी ले सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब होता है ऑनलाइन, अगर आप चाहो तो ईमेल करवा सकते हो, आप चाहो तो भाई CD ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 2, मीनिंग ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स एप्लीकेंट राइट्स टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। मतलब कि इसमें बताया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो एप्लीकेंट है उसको हर चीज़ जानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, कि क्या हो रहा है हमारी गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट क्या फैसले ले रही है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी रिकॉर्ड के बारे में जानना। ठीक है, और वो आप देखो टैब्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में ले सकते हो आप। ठीक है, प्रिंट आउट के फॉर्म में भी ले सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 2H, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड। इट इंक्लूड्स एनी गवर्नमेंट और बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट मीन ऑल मिनिस्ट्री एंड देयर डिपार्टमेंट। देखो, पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जिनके पास पावर होती है कुछ करने की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, उसमें हमारे क्या है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ भी आती हैं, पंचायत भी आती हैं, सारे हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखो, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन कम विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्पीट अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि हमारी जो कॉम्पीट अथॉरिटी है उसको ये देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन की सप्लाई हो रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन लीगल है। ठीक है, जो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या है, देखो, कंपीट अथॉरिटी होती है जो अथॉरिटी जिसके पास ज़्यादा पावर है। देखो, जैसे जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। ठीक है, और इनका काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन।
इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कि हम इंफॉर्मेशन क्या क्या ले सकते हैं। सेक्शन 3 में क्लियर एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट ट्राइब, मतलब हमारा जो सेक्शन 3 है वो क्लियरली बताता है, इट डिक्लेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सेशन बट हैज़ ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ अनफेचर्ड राइट ऑफ सिटीजन्स टू इन्फॉर्म फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। देखो हमारा जो सेक्शन 3 है उसमें ये बताया गया है कि हर नागरिक को इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वैसे तो ये बहुत छोटा एक्ट है, पर ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी एक्ट है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट पुट एन ऑब्लिगेशन ऑन ऑल पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अ सिटीज़न हु सीक्स, मतलब कि जो हमारा सेक्शन 4 है उसमें ये बताया है कि हर सिटीज़न, हर नागरिक इन्फॉर्मेशन ले सकता है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है कि नहीं भाई तुम ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है, देखो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप वो नहीं ले सकते। जैसे हमारी अगर कोई भी देश की सुरक्षा की चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में आप नहीं जान सकते। ठीक है, आप किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में आप नहीं जान सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर अगर कुछ गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम, कोई पॉलिसीज़ लाती है तो उसके बारे में आप इजीली इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई करप्शन हो रहा है आपको लगता है तो आप उस पर सवाल भी उठा सकते हो। ठीक है, और आप ये भी वो कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल इतने का बजट लागू हुआ है, मान लो 2 करोड़ का बजट लागू हुआ है, तो गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे, आप ये भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट है अथॉरिटीज अंडर द RTI एक्ट, डेजिग्नेशन ऑफ PIO एंड APIO। देखो PIO का मतलब है पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन एंड AIO का मतलब है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्ड पब्लिक अथॉरिटी टू डेजिग्नेट एज मैनी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एज मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे क्या है पब्लिक अथॉरिटी है, उसको जो भी हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देने का पूरा अधिकार है अगर किसी ने वो इंफॉर्मेशन मांगी है तो। ठीक है, दे आर टू बी असिस्ट बाय, जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो किसके द्वारा असिस्ट किए जाते हैं, APIOs के द्वारा, मतलब असिस्टेंट पब्लिक। देखो सिंपली समझो, जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होता है उनको वो किसको असिस्ट करते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। ठीक है, क्योंकि जो हमारे असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ओके, दिस पब्लिक अथॉरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट APO आर डेजिग्नेटेड एट डिफरेंट सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस ऑफ RTI। जो भी राइट की कोई भी एप्लीकेशन आती है RTI की तो वो किसके पास जाएगी, पहले तो जाएगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को और उसके बाद जाएगी किसको, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 12 and 15 ऑफ द एक्ट मेक प्रोविजन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जो हमारा सेक्शन 12 और 15 है उसमें हमने क्लियरली इनका प्रोविज़न बताया है कि क्या काम है भाई स्टेट और सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन का। ठीक है, ईच कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सम इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो जो हर कमीशन के पास एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, ठीक है, और 10 क्या होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, मतलब एक हेड होगा और जो उसके नीचे काम करेंगे वो 10 लोग होंगे, 10 से ज़्यादा वो नहीं होंगे। दिस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये कमिश्नर्स जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो भी उनकी जो कमेटी होती है ना वो जो रिकमेंड करेगी जिसको उसको। ठीक है, और हम इनको हटा भी सकते हैं जब ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई इनने मिसबिहेव किया है। प्रेसिडेंट अगर ये बोले कि हाँ भाई इनको हटाना और ये बात प्रूफ हो चुकी है कि हाँ भाई इन लोगों ने मिसबिहेव किया है। जब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, अब इनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कमिश्नर इंफॉर्मेशन
कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखो, द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 चेंज था, जो हमारा 2019 का एक्ट है आरटीआई का, उसने क्या कर दी है, उसने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें और आगे पढ़ते हैं हम। देखो ये दोनों ना कंपैरिजन किए हैं कि आरटीआई एक्ट में क्या होता है और आरटीआई अमेंडमेंट 2019 में क्या होता है। देखो, पहले क्या होता था कि आरटीआई एक्ट 2005 में सेक्शन 13 और 16 में ये बताया गया है कि जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, उनको सिर्फ 5 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और वो भी 65 की एज से या फिर उसके ऊपर वाली एज के लोगों को ही। ठीक है, और आरटीआई अमेंडमेंट 2019 में ये सब कुछ हटा दिया गया है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ भाई 5 साल के लिए ही अपॉइंट करेंगे और 65 ईयर्स के से ऊपर वाले लोगों को ही अपॉइंट करेंगे, नहीं। देखो, द एक्ट रिमूव दिस प्रोविजन एंड स्टेट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइंग द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द, इसमें ये है कि जो हम इस एक्ट में ये प्रोविज़न रिमूव कर दिया है। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बताएगी कि भाई इतने टाइम तक तुम रहोगे और इतने टाइम तक तुम नहीं रहोगे। ठीक है, आरटीआई 2005 के एक्ट में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की और इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी इतनी होती थी जितनी कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है या फिर इलेक्शन कमिश्नर को। मतलब इन दोनों की सैलरी क्या थी, सेम थी। जितनी भाई अगर 2 लाख रुपए इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगा तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और हमारे 2019 के एक्ट में क्या है कि ये सब हटा दिया गया है। अब इनकी जो सैलरी है वो कौन डिफ़ाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो देखो 2005 में जो भी एक्ट है उसमें जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, उनको जो पेंशन या फिर कोई भी बेनिफिट मिलेगा सैलरी से, तो वो क्या होगा, मतलब इनकी मान लो फॉर एग्जांपल उनकी उनकी पेंशन फ्यूचर में 20,000 है, तो उनको जो भी बेनिफिट मिलेगा वो ये नहीं कि भाई उनको अभी भी 20,000 ही मिलेगा और बाद में भी नहीं। ठीक है, इस एक्ट में 2019 में क्या है, ये सब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एनी पर्सन हु डिज़ायर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट कैन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर द, अगर किसी भी एप्लीकेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या कर सकता है कि एप्लीकेशन लिख सकता है और उसको उस चीज़ के लिए कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उसको रिटन फॉर्म में भी दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो उसको इंग्लिश या हिंदी में ही लिखना है। वो जहाँ पे भी रहता है उस एरिया की लोकल लैंग्वेज में भी वो लिख सकता है। और जो भी फ़ीस है वो एप्लीकेंट को पे करनी पड़ेगी अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है तो। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोविजंस फॉर अपील। The RTI resume constructed to their tri-main for appeal. The first appeal to an officer who is senior in the rank of PIO. पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन को हमें अपील करनी होगी जो कि सीनियर है रैंक में। ठीक है, और जो कि अपील है वो 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। अगर मान लो आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपने पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को क्या किया है, वो लिखी है एप्लीकेशन और वो नहीं हुई, तो उसके बाद आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को। ठीक है, पर जो सेकंड अपील होगी उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। फर्स्ट वाली अपील 30 डेज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट PIO। अगर PIO ने कुछ भी गड़बड़ करी तो उसको क्या है 250 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये मतलब पर डे। अब देखो ये नहीं है कि हाँ भाई 10 लाख रुपए हो गए या 1 लाख रुपए हो गए, नहीं, ओनली लास्ट अमाउंट है 2,500 तक ही उसको पे करने होंगे। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स। द स्कीम ऑफ सेक्शन 4 इज सच दैट एट एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रॉपरली स्टोर्ड। मतलब कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रॉपरली स्टोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में देखो क्या होता है कि भाई किसी को भी कभी भी किसी भी पुराने रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को भी कोई काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भाई लोगों को ही काम पड़े।
ठीक है। इस वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली स्टोर्ड होनी चाहिए, जब हम चाहें वो ईजिली मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सेक्शन 2 प्रोवाइड्स फॉर द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन्स मेकिंग द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। मतलब देखो, मैंने एप्लीकेशन लिखी है फॉर एग्जांपल, तो मेरे अलावा किसी और को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस इंसान को क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सेक्शन 11 गिव एन अपॉर्चुनिटी थ्रू द थर्ड पार्टी टू पुट हिज ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन। देखो, मैंने एप्लीकेशन लिखी तो ऑफकोर्स मुझे ही मिलेगी, वो उसको नहीं मिलेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ बहसबाजी करके। नेक्स्ट है एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें देखो नॉन डिस्क्लोजर्स कॉज, देखो अंडर सेक्शन 8 10 कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर गिवन विच कांट बी डिस्क्लोज्ड। इसमें ऐसी 8 इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है जो कि हम लोगों को नहीं बता सकते। ठीक है। सबसे पहले है जो हमारी सॉर्निटी और इंटीग्रिटी को इफ़ेक्ट करेगी, वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं बता सकते। हम अपनी जो सिक्योरिटी की स्ट्रेटजीज़ हैं हम वो नहीं बता सकते। हमने कोई भी नई रिसर्च करी है तो वो नहीं बताएंगे। हम अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं बताएंगे। ठीक है। कोई भी कोर्ट ने कोई भी ऐसा फैसला लिया है भाई, और जो कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं ये लोगों को तक अभी नहीं पहुंचाना, तो हम उसको भी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। हम अपनी कोई भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, कोई भी ट्रेड सीक्रेट नहीं बताएंगे। और मतलब देखो क्या होता है कि जो भी हमारे देश में कुछ भी हो रहा होता है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे देश में पॉवर्टी 8% है, तो हम जो डाटा है वो लगभग 4% ही दिखाएंगे। हम बिल्कुल एक्चुअल डाटा नहीं दिखाते हैं कभी भी। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। फिर उससे क्या है, लोगों को दिक्कत आती है, वो लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हम अपने किसी के साथ फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं वो नहीं बताएंगे हम किसी को। ठीक है। हमारा कोई भी कॉन्फिडेंस, मतलब कोई भी हमारी ऐसी भाई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फॉरेन गवर्नमेंट, तो भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है। हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे जिसकी वजह से किसी की लाइफ को हार्म पहुंचता है। ठीक है। किसी की सेफ्टी को दिक्कत होती है, वो नहीं बताएंगे। हम किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी है उसकी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन हम नहीं बताएंगे किसी को भी। ठीक है। नेक्स्ट है assumptions अंडर सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट, देयर इज अ सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ 26 सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26 सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज्ड करा है। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो ऑथोराइज्ड टू नोटिफाई देयर ओन लिस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना है, नोटिफाई करना है कि उनको क्या, किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन कांट बी प्रोवाइडेड बाय RTI। एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन कांट प्रोवाइडेड बाय RTI। देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम नहीं बता सकते हैं लोगों को। ठीक है भाई, कि हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते तुम्हारे सामने चाह कर भी, और ये लोगों को समझना होगा। अगर लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज़ हो, करप्शन, उनको लग रहा है कि करप्शन है तो उसके खिलाफ वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई आओ तुम कल को, हाँ जी हमें तो जी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं जी ये हम नहीं बता सकते। ठीक है। या फिर अब तुम बोल दो कि बच्चा उसके साथ जो भी तुम्हारी सीक्रेट बात है फॉरेन कंट्री के साथ तुम वो बताओ, तो जी हम वो भी नहीं बता सकते। ठीक है। assumptions अंडर सेक्शन 9 सेंट्रल स्टेट PIO हैज़ बीन empowered अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट टू रिजेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो हम किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को सेक्शन 9 के थ्रू रिजेक्ट कर सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द RTI एक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस क्लियरली मीन्स दैट द RTI एक्ट विल प्रिवेल ऑल लॉज एंड रूल्स इंक्लूडिंग द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। देखो इसमें क्लियरली बताया गया है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम नहीं दे सकते, तो वो हम नहीं देंगे। इट डज़ नॉट मीन्स दैट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और द अदर एक्ट्स आर रिप्लेस्ड। देखो जो हमारा ये 1923 का सीक्रेट एक्ट है ये हम लोगों को नहीं बताएंगे। ठीक है। व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इज़ फिल्ड अंडर द RTI एक्ट इट कैन बी डिनाइड ओनली।
हम अगर कोई भी हमसे ये इस एक्ट के बारे में पूछता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेता है तो हम उसको ईज़िली मना कर सकते हैं कि जी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बात ख़त्म। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है द RTI एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वन यूनिक फीचर ऑफ द एक्ट इज़ दैट इट इज़ होली रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इसका एक यूनिक फीचर है कि ये पूरा रेट्रोस्पेक्टिव है इन नेचर। ठीक है, इट डज़ नॉट ओनली अप्लाई टू इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड और हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। इसमें ये नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई है पब्लिक अथॉरिटीज़ में, ठीक है, वो फोर्स में लाई ही जाए। इट अप्लाई टू ऑल इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जितनी कि आपको जानने का अधिकार है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाह कर भी नहीं मिल सकती। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।